हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 16 का डिस्कशन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह जो सेट है आने वाले बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित है, यानी एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप यह बिहार के राजगीर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिहार के राजगीर में ही विश्व शांति स्तूप स्थित है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है और यही आपका विश्व शांति स्तूप है जो राजगीर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण का संबंध जैन दर्शन से है। किससे है? तो जैन दर्शन से है। 3 नंबर में एक कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहता है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, और कारण में कहा गया भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से आपका कथन सही है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में भूमि जो दान दिया गया था वो धार्मिक आधार पर नहीं दिया गया था। ए सही है और आर गलत है। तो इसमें से 3 नंबर सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? इन सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय जो है वो भगवान शिव के पुत्र थे और इन्हीं का अंकन मिलता है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहता था? तो सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सा या से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? इन तीनों ऑप्शन में से जो है अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, इन तीनों में से कौन है जो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो इन तीनों ऑप्शन में से अरसवल्ली एक सूर्य मंदिर है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक सूर्य मंदिर है। तो इसका केवल ऑप्शन ए सही है। आगे है 7 नंबर। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल ग्रामीण प्रशासन ये चोल काल में था और इसी के लिए यह प्रसिद्ध था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था और यह बिहार से संबंधित है जो मिथिला क्षेत्र में था। और यह कर्नाट वंश का जो प्रथम शासक या संस्थापक कह सकते यह नान्य देव था। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह, और इसका संस्थापक कौन है? तो नान्य देव था। आइए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में कथन में कहता है कि सामंतवाद का विकास गुप्त काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है। कारण में कहा गया कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो इसमें से आपका दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन जो था वह तुर्मे, वह कहाँ का राजा था? तुर्मे मिस्र का राजा था। कहाँ का था? तो यह उस समय मिस्र का राजा था। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। ऑप्शन बी सही है, उतवी। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया? तो यह जो विद्रोह था वह बलवन के शासनकाल में किया गया था। बलवन के ही शासनकाल में विद्रोह किया गया था। किसके? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण किया गया है। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया है। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इबन बतूता के शासनकाल में किया गया। 2 नंबर सही है। इबन बतूता मोरक्को का निवासी था या वहां का यात्री था जो आया था मोरक्को से। चलिए आगे देखते हैं कि पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में निपुण थी? जो विजयनगर की महिलाएं थी वह सभी कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी, ये चारों में निपुण थी। तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। 1 2 3 4। और जब भारत में जब मुगल वंश की स्थापना हुआ था बाबर के द्वारा, तो उस समय जो सबसे शक्तिशाली राज्य था दक्षिण भारत वो विजयनगर था ही था, क्योंकि बाबर ने खुद उसका उल्लेख किया था। आइए 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसमें से खराज जो है भूमि कर है, हुम्स यह है लूट का या फिर चोरी का माल का है, उस्र भी भूमि कर और मुक्तय भी भूमि कर है। तो इसमें से 1 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। बाकी 2 जो है यह भूमि कर नहीं है, यह लूट कर है। जो राजा के द्वारा या सैनिकों के द्वारा लूटा जाता था वह कर हुम्स कर है। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? आइए देखते हैं कि किताब उल हिंद किसने लिखा? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है।
तोतिया हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, न कि लता मंगेशकर को। वो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खजाइन उल फतू अमीर खुसरो, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 17 नंबर है कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? इसकी प्रारंभिक सूचना सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया था। 3 नंबर सही है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में किस तरह के आचरण का निर्वाह करता था? जो सूफी संत था मध्य भारत के समय, वह ध्यान साधना और श्वास नियमन में निपुण था, बिल्कुल सही है। एकांत में कठोर योग व्यायाम करता था, यह भी सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक और सुन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करता था। वो इनमें से तीनों कूट आपका सही है, 1, 2, 3, 4 नंबर सही है। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को कौन पराजित किया? तो बाबर को सोबानी खां के द्वारा पराजित किया गया था। सर-ए-पुल का युद्ध बाबर और सोबानी खां के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह है। इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, यह कहाँ स्थित है? गोविंद महल दतिया में स्थित है, दतिया में स्थित है। निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलीज खां हो गया, चिनकिलीज खां। डी नंबर सही है, चिनकिलीज खां। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो भारत में जो व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ वह ब्रिटिश कंपनी का नाम है लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को ही सबसे पहले अधिकार पत्र दिया गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया गया, तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। इसमें अंग्रेजों को भारत में शासन करने का कुछ अधिकार मिल गया, लेकिन जो सबसे निर्णायक युद्ध रहा वह था बक्सर का युद्ध 1764 में। इसके बाद भारत ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। तो ए नंबर सही है, बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। बांडीवास का युद्ध हो गया 1760 में। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 में हुआ था। तो सभी युद्धों का आप डेट बहुत याद रखिएगा, डेट याद रखने से बहुत प्रश्न हल होता है। निम्नलिखित में किसने कहा था ईश्वर की इच्छा की थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो यह कथन किसका था? महाराजा रणजीत सिंह का है। इनकी एक आंख खराब हो चुकी थी और यही कहते कि ईश्वर की इच्छा था कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरे दूसरी आंख छीन लिया। तो ऑप्शन ए सही है, महाराजा रणजीत सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विरोधी का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया या किसके द्वारा लागू किया गया? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इस्तेमारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस पर चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? इसको दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में शामिल किया गया और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण यही बना चर्बी वाला कारतूस। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 19वीं शताब्दी में जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र पटना था, बिहार के पटना, जो वर्तमान में बिहार का राजधानी भी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन 2 सही है, 15 अगस्त 1906। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब किया गया था? इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए सही है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया या फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया। 2 नंबर सही है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन 2 सही है, जिसमें कहा गया कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष से कम उम्र में नहीं होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सिविल सर्विसेज बोर्ड से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में हटा दिया गया। आगे देखिए 35 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अलीपुर संयंत्र जो था उसमें अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। मैग्ना कार्टा या 1215 ईस्वी का महान चार्टर क्या है? तो यह जो मैग्ना कार्टा यह अंग्रेजी लोगों के अधिकारों और
तो स्वतंत्रता का नींव था। 3 नंबर सही है, अंग्रेजी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की नींव। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस समय वहां का राजा लुई 16वां था। ऑप्शन ए सही है, लुई 16वां। और फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ और इसी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, जो भारत के द्वारा फिर अपना लिया गया। वेस्टफेलिया की संधि के पीछे का क्या उद्देश्य था? वेस्टफेलिया के संधि के पीछे का उद्देश्य था कि वेस्टफेलिया की संधि ने 30 साल के युद्ध और 80 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया। तो 3 नंबर सही है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ और यह 18 में समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड का पहला औद्योगिक शहर था? इंग्लैंड का पहला औद्योगिक शहर मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर ही इंग्लैंड का पहला औद्योगिक शहर था। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहला कार्बनिक मुक्त राज्य बना? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सी नंबर सही है, हिमाचल प्रदेश। अगर जैविक कृषि की बात कर दे तो आपका पहला जैविक कृषि सिक्किम हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर में कहता है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगर आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात घटाता है तो ऋण सृजन पर क्या असर पड़ेगा? ऋण सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो इसमें वृद्धि होगी, ऋण सृजन में वृद्धि होगा। 44 नंबर में कहता है कि डिफरेंट पीपुल ऑफ्टन रीच डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन इन साइकोलॉजिकल इट इज रेफर टू एज। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस। किसे एआई का पिता कहा जाता है? एआई जो आजकल बहुत लेटेस्ट है, चलन में है और इसका फुल फॉर्म होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे बहुत सारे काम आसान भी होता है तो बहुत यह इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। तो एआई का पिता जो कहा जाता है वह जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जॉन मैकार्थी। एआई जितना अच्छा है तो उतना भविष्य के लिए खराब भी है। चलिए आगे है 46 नंबर की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? यह रोहित शर्मा के नाम है। ऑप्शन बी सही है, रोहित शर्मा। 47 नंबर में कहा गया है कि वी हैव नो ईच अदर डैश वी वेयर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा सिंस, SINC, सिंस यहाँ पे भरा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। देखिए अब बिहार दरोगा में इंग्लिश भी कर दिया गया है, हिंदी भी है, तो एक आध दो क्वेश्चन इंग्लिश का भी रहेगा सेट में और एक आध दो क्वेश्चन हिंदी का भी आपको देखने को मिलेगा। 48 नंबर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। 2 नंबर सही है, चेन्नई। किसके नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में किया गया। 4 नंबर सही है। अभी बांग्लादेश में जो सरकार था शेख हसीना का उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा, भागना पड़ा और भारत ने उन्हें शरण दिया शेख हसीना को। उसके बाद फिर देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जो चुनाव प्रक्रिया से नहीं होता, ऐसा ही होता है। अंतरिम सरकार का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। तो डी नंबर सही है। अंतिम क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चिल्ड्रन लेबर? इसका थीम 2024 में क्या है? चाइल्ड लेबर का थीम है। ऑप्शन ए सही है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स इन चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर के बच्चों की मजदूरी को खत्म करना, यही कमिटमेंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यही इसका 2024 का थीम है। तो चलिए यहाँ पर सेट नंबर 16 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।